नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोनेर, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीएड पार्ट 3 की क्लास ले रहे हैं। बीए बीएड 3 की क्लास ले रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है शेर शाह सूरी। सूरी नेक्स्ट, ये क्लास इसकी फर्स्ट है, यानी शेर शाह की है प्रथम क्लास है। क्लियर बच्चों? शेर शाह सूरी ने जनरली बात करते हैं शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी के द्वारा दिए गए 2-3 ऐसे काम हैं जो आज भी भारत में लागू हैं। जैसे पहला, उसने ग्रांड ट्रंक रोड यानी रोड जो सड़कें बनवाई, अतः उसे सड़क निर्माता शासक भी कहा जाता है। बंगाल से पेशावर तक, पाकिस्तान जो वर्तमान में है वहाँ तक, और भारत में अन्य 4 रोड है और उसके द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, शेर शाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में ऐसा सुधार किया कि वो मानक आज भी भारत में लागू है, यानी रुपया शेर शाह द्वारा लागू किया गया था, वो आज भी भारत सरकार में चल रहा है। यानी ब्रिटिश सरकार ने भी उसी स्टैंडर्ड से काम किया और भारत सरकार भी आज इसी रुपया स्टैंडर्ड से चला रही है। यानी सिक्के का जो मान क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, आदि बातें शेर शाह ने लागू की, जो आज भी अनवरत रूप से चली आ रही है। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी इतिहास में एक महान शासक था। उसके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई वो आज तक भी विद्यमान है। शेर शाह सूरी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिनमें अलग अलग, जैसे देखिए, राष्ट्र, उसको अलग अलग भागों में बांटा, उनको सूबे कहा। सूबे से छोटा उसने परगना यानी जिले के नीचे उसने और उसकी व्यवस्था थी, और सबसे छोटी जो इकाई थी प्रशासन की वो गांव थी, और सभी पे एक मजबूत व्यवस्था स्थापित की, जो आज भी भारत सरकार या आज भी प्रशासन में कहीं ना कहीं शेर शाह द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था है वो लागू है। क्लियर? शेर शाह सूरी इतिहास में भाग्यशाली व्यक्ति जो अपने कर्म के दम पर भारत का शासक बना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे जनरली इनके बारे में बात कर रहे हैं अभी। शेर शाह सूरी के पिता के 4 पत्नियां थी और वह अपनी चौथी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे, और ये शेर शाह सूरी ज्येष्ठ पत्नी का पुत्र था, अतः वह इनके लालन पालन में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर भी जैनपुर में जाकर ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है और अपने पिता के जो जागीर होती है उस पर वह व्यवस्था करता है, उसकी देखरेख करता है, और यह नीचे से ज्ञान प्राप्त करके सीधे बादशाह बनने तक उसके जो जीवन की जो बागडोर है, जो रास्ता है, वह बड़ा ही रोमांचित करने वाला है। यानी एक व्यक्ति जिसे पिता भी इतना स्नेह नहीं करता और वो जाकर भारत का बादशाह बनता है। भारत के जो बादशाह उसके समय उसके जो विरोध में थे वो हुमायूं थे, वह उसको 2 युद्ध में परास्त करता है, चौसा और बिलग्राम के युद्ध में। फिर वह वापस भारत पर अधिकार कर लेता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जनरली बात करते हैं, बचपन का नाम फरीद था। यह बहर खान लोहानी के सानिध्य में था। बहर खान लोहानी के सामने इसने एक शेर को मार दिया, बगैर किसी हथियार के, अपने हाथों से ही शेर को मार दिया। तो बहर खान लोहानी ने शेर खां को, फरीद को शेर खां की उपाधि दी, क्योंकि शेर को मार दिया था। चौसा और बिलग्राम युद्ध के बाद
शेर खां ही आगे चलकर शेर शाह हिंदुस्तान का बादशाह शेर शाह सूरी बनता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखता है। तो अक्सर जीके में इसके बचपन का नाम भी पूछा जाता है। शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट था इसीलिए बताया। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी के जीवन परिचय, उसके जीवन में जो उसने युद्ध लड़े थे, उसके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, उनके बारे में। देखिए, शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेर शाह अफगानिस्तान के सूर नामक कबीले का रहने वाला था, यानी ये सूर कबीला था। उसके पितामह यानी दादाजी इब्राहिम घोड़े का व्यापारी था तथा उसका पिता हसन बिहार में जागीरदार था। उसके पिता का नाम था हसन। दादा इब्राहिम घोड़े के व्यापारी और पिता हसन बिहार में जागीरदार थे। शेरशाह के पिता हसन ने 4 विवाह किए थे तथा उसके कुल 8 पुत्र थे। शेरशाह की मां हसन की पहली पत्नी थी। हसन को अपनी चौथी पत्नी से विशेष लगाव था, अतः शेरशाह की मां का जीवन दुखमय न था, सुखमय नहीं था, यानी दुखमय था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 1472 में हुआ था। उसका प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टमय व्यतीत हुआ, क्योंकि उसकी सौतेली मां उससे घृणा की दृष्टि से देखती थी। घर के कष्टों से बचने के लिए वह 1494 में शिक्षा हेतु जैनपुर चला गया, यानी 1494 में वह जैनपुर शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया। वहीं उसने अरबी फारसी साहित्य का गहन अध्ययन किया, जिसने सिकंदरनामा, गुलिस्ता, बोस्ता आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिए, यानी बहुत से उसने जो साहित्य है उनको कंठस्थ कर लिए, क्योंकि शिक्षा में उसकी विशेष प्रकार की रुचि थी। जैनपुर जो उस समय भारत का सिराज कहलाता था। क्लियर। उसकी योग्यता को देखकर जैनपुर का सूबेदार जमाल खां अत्यधिक प्रभावित हुआ। इसी बीच हसन खां जैनपुर आया, जहां अपने पुत्र की विद्वता और प्रतिभा की बातें सुनकर उसे अपने साथ ले आया। यानी जब उसके पिता हसन जैनपुर आए और उसके जो जैनपुर का सूबेदार था जमाल खान ने शेरशाह की बड़ी प्रशंसा की। इन प्रशंसा के वशीभूत उसके पिता हसन उसे शेरशाह को अपने साथ ले गए तथा उसे सहसाराम और खवासपुर की जागीर सौंप दी, यानी उसकी जो जागीरें थी वो उसे सौंप दी। शेरशाह ने इन दोनों परगनों को अत्यंत कुशलतापूर्वक शासित किया और संभाला। ये दोनों परगने समृद्ध हो गए। इसके साथ ही इन परगनों के किसान व सिपाही दोनों प्रसन्न थे। इस बात की सूचना शेरशाह के पिता हसन को मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, यानी पुत्र अगर अच्छा काम करेगा तो पिता वाकई में ही प्रसन्न होगा तथा इससे शेरशाह के सम्मान में वृद्धि हुई। लेकिन शेरशाह की सौतेली मां ने उसके व हसन के बीच पुनः मतभेद उत्पन्न कर दी, यानी उसकी जो सौतेली मां थी चौथे नंबर की, उसने अपने पिता हसन और शेर खां के विरुद्ध मध्य वापस मतभेद उत्पन्न कर दिया। 1815 में वह आगरा चला गया। वह इब्राहिम लोदी की दरबार में शरण ले ली, यानी वह आगरा आया और इब्राहिम लोदी की जो दरबार था उसमें उसने शरण ले ली। कुछ समय पश्चात शेरशाह के पिता हसन की मृत्यु हो गई, यानी कुछ ही समय बाद शेरशाह के जो पिताजी थे वह दुनिया से उनका इंतकाल हो गया। अतः इब्राहिम लोदी ने हसन की जागीर शेरशाह को दे दी। शेरशाह ने 1520 और 21 में सहसाराम आ गया। वह जागीर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किंतु उसके सौतेले भाई सुलेमान ने शेरशाह का विरोध किया। वह चांद के सूबेदार मोहम्मद का से भी हस्तक्षेप करने को कहा, यानी उसका जो भाई था सुलेमान उसने उसका विरोध किया और चांद का जो सूबेदार था मोहम्मद का उसने उससे सहायता पाकर उसका विरोध किया था। मोहम्मद खान ने जागीर को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसे शेरशाह ने ठुकरा दिया, यानी दोनों भाई लड़ रहे थे तो उसने कहा कि दोनों आधी आधी जागीरें ले लो, किंतु शेरशाह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। शेरशाह ने बहर खां के यहाँ नौकरी कर ली और
उसकी मेहनत को देखकर बहर खां बहुत प्रसन्न हुआ। वह शेरशाह का मित्र बन गया। इसी दौरान शिकार के समय शेरशाह ने बहर खां की शेर से रक्षा की, जिसे प्रसन्न होकर बहर खां ने उसे शेर खां की उपाधि से वशीभूत किया। शेर से रक्षा की बहर खां ने, बहर का लोहानी ने, तो उसे शेर खां की उपाधि से वशीभूत किया। फरीद को शेरशाह के बहर खां से मधुर संबंध व इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अनेक सरदार उससे जलते थे। यानी बहर खां और शेरशाह की जो मित्रता थी उसे देखकर अन्य जो सरदार थे वह जलते थे। अतः उन्होंने बहर खां को शेर खां के विरुद्ध भड़का दिया। बहर खां ने शेरशाह को निकाल दिया, यानी अब वो मित्रता थी और मित्रता को तोड़कर शेरशाह को भगा दिया, यानी निकाल दिया। अतः शेर खां एक बार पुनः बेरोजगार हो गया। तत्पश्चात शेरशाह का जैनपुर के सूबेदार जुनैद की सहायता से बाबर के यहाँ नौकरी कर ली। यानी जैनपुर का जो सूबेदार था जुनैद, उसने उसे बाबर के यहाँ नौकरी दिलवा दी। इस प्रकार शेरशाह का मुगलों के साथ संबंध स्थापित हुआ, जो भविष्य में उसके काम आया। मुगलों के साथ काम करके उसे मुगलों की कमजोरियों का पता चला, जिससे हुमायूं के विरुद्ध युद्ध में उसे सहायता मिली। यानी खानवा के युद्ध में बाबर भी इसे शेर खां को अपने साथ ले गया और शेर खां ने मुगलों के मध्य रहकर इनकी कमजोरियों को, कमियों को देखा। बाबर के नेतृत्व में उसने मुगलों की ओर से बिहार के आक्रमण के समय भाग लिया था तथा अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी। बाबर ने शेरशाह के विषय में खलीफा से कहा था, यानी बाबर ने शेरशाह के विषय में खलीफा से कहा था, जो मुस्लिमों का सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। शेर खां पर नजर रखो, यह चतुर व्यक्ति है और शाही चिन्ह इसके मस्तिष्क पर नजर आते हैं। जब मैंने इसे देखा तो तुरंत मुझे लगा कि इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें महानता व शक्ति के चिन्ह प्रतीत होते हैं। यानी बाबर इसकी प्रतिभा और इसके उज्जवल चरित्र को देख चुका था। अतः उसने ये कहा कि पहली बार तो मुझे ये लगा कि इसे गिरफ्तार करके कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो मस्तिष्क है उस पर महानता और शक्ति के चिन्ह प्रकट होते हैं। और वाकई में उसने सही देखा और आगे चलकर वह उसके पुत्र हुमायूं को परास्त कर दिल्ली के तख्त पर बैठा। 1528 तक मुगलों के अधीन काम करने के पश्चात उसने मुगलों का अफगान के प्रति खराब व्यवहार देखते हुए इस पद को छोड़ दिया। यानी मुगल लगातार अफगानों को परास्त कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, तो ये भी अफगान था। अतः उसने मुगलों का साथ छोड़ दिया तथा बिहार के सुल्तान मोहम्मद के यहाँ नौकरी ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा, न तो मुझे मुगलों में कोई विश्वास है और न ही उनको मुझ में। यानी वहाँ नौकरी की तो उसने यही कहा कि न तो मुझे मुगलों में कोई विश्वास है, ना ही उनको मुझ में विश्वास है। अतः हम दोनों एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। अतः उसने मुगलों का साथ छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जलाल खां नाबालिग था। अतः शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। क्लियर? यहाँ तक शेर खां संरक्षक बन गया। इस पद पर कार्य करते हुए उसने कूटनीति एवं प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया, जो भविष्य में उसके लिए लाभकारी प्रमाणित हुआ। क्लियर? वह अब संरक्षक बन गया जलाल खां का। बिहार आ गया। क्लियर? शेरशाह के युद्ध। अब पढ़िए तो उसका जीवन परिचय हो गया, कैसे उसने शिक्षा दीक्षा की, कैसे मुगलों के साथ रहा, कैसे वापस बिहार आया और बिहार के शासक के पास उसने नौकरी की और उसके पुत्र का संरक्षक बन गया। ये जनरली उनके जीवन परिचय के बारे में हमने देखा। और नेक्स्ट शेरशाह के युद्ध। शेरशाह ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? हुमायूं का जो चैप्टर मैंने इससे पहले पढ़ाया था उसमें उसने 2 युद्धों का मैंने उल्लेख किया था, चौसा और बीलग्राम के युद्धों का। अब शेरशाह ने टोटल कैसे कैसे युद्ध लड़े उनके बारे में आपको विस्तृत से बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पहला है बंगाल के साथ युद्ध। बंगाल के साथ युद्ध। पंद्रह 1529 में जलाल खां के संरक्षक के रूप में
वह कार्य करते हुए धीरे धीरे शेरशाह ने अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा लिया और बिहार का सर्वेसर्वा बन गया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव को लोहानी सरदार सहन नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने शेरशाह के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। यानी बिहार के जो लोहानी सरदार थे वह शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अतः उसने उन लोहानी सरदारों ने शेरशाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इस उद्देश्य से लोहानी सरदारों ने बंगाल के शासक नसरत शाह को बिहार पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यानी बंगाल का शासक नसरत शाह को बिहार पर आक्रमण करने के लिए भड़काया, उद्वेलित किया। नसरत शाह ने 1529 में बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेरशाह ने नसरत शाह को परास्त कर दिया। यहाँ शेरशाह की विजय हुई। नसरत शाह को परास्त करने से शेरशाह की शक्ति व सम्मान में और अधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि उसने बंगाल के शासक को परास्त कर दिया तो उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। तब लोहानी सरदार जलाल खां को लेकर पुनः नसरत शाह के पास चले गए। यानी जलाल खां का संरक्षक था शेरशाह। नसरत शाह परास्त हो गया, पर जलाल खां को लेकर लोहानी सरदार नसरत शाह के पास चले गए। यानी जलाल खां जो बिहार का राजा था उसकी एब्सेंस में काम कर रहा था शेरशाह, वो छोटा था। बंगाल के नसरत शाह ने आक्रमण किया बिहार पे, शेरशाह ने उसे परास्त कर दिया, किंतु जो बिहार के लोहानी सरदार हैं वह जलाल खां को लेकर वापस नसरत शाह के पास चले गए थे। किंतु नसरत शाह शेरशाह पर दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। इस प्रकार शेरशाह बिहार का शासक बन गया। वह जलाल का संरक्षक था, जलाल खां चला गया, अब वह बिहार का सर्वेसर्वा शासक बन गया। अगला है चुनार पर अधिकार। चुनार पर अधिकार। चुनार पर इब्राहिम लोदी के सूबेदार ताज खां का अधिकार था। ताज खां किसका अधिकार था? ताज खां का अधिकार था। चुनार के किले में इब्राहिम लोदी ने शाही खजाना रखा हुआ था। यानी इब्राहिम लोदी जो 1526 में परास्त हो गया था तो उसने अपना शाही खजाना उससे पहले ही चुनार में भिजवा दिया था। इस कारण शेरशाह चुनार के किले पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि चुनार के किले में दिल्ली के बादशाह का खजाना मौजूद था और वह शेरशाह उसे प्राप्त करना चाहता था। चुनार का किला उस समय अभेद माना जाता था, यानी उसे कोई जीत नहीं सकते थे, ऐसी उसकी घेराबंदी थी। अतः शेरशाह ने चुनार पर अधिकार करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। यानी येन केन प्रकार उस पर अधिकार करना था, शेरशाह के मन में था, तो कूटनीति चाल चली। चुनार के सूबेदार अपनी पत्नी लाल मल्लिका के प्रभाव में था। ताज खां की उसके पुत्र लाल मल्लिका का सौतेला पुत्र ने हत्या कर दी। यानी ताज खां की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शेर खान ने लाल मल्लिका से संपर्क स्थापित किया और वह उससे विवाह कर लिया। यानी ताज खां की जो पत्नी थी लाल मल्लिका, उससे विवाह कर लिया और कूटनीतिक चाल चली। इस प्रकार उसका न केवल चुनार के किले अपितु शाही खजाने पर भी अधिकार हो गया। यानी शेर खान ने लाल मल्लिका से निकाह किया और उसका चुनार पर भी अधिकार हो गया, और जो इब्राहिम लोदी का जो शाही खजाना था उस पर भी शेर खान का अधिकार हो गया। यानी एक तीर से दो निशाने उसने साध लिए, चुनार पर विजय प्राप्त कर ली और इब्राहिम लोदी का जो शाही खजाना था उस पर भी उसने अधिकार कर लिया कूटनीतिक चाल से। अगला है हुमायूं से संघर्ष। अगला है हुमायूं से संघर्ष। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हुमायूं के बारे में मैंने ये हुमायूं से संघर्ष और शेरशाह का संघर्ष बता दिया है, फिर भी जनरली इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मुगल बादशाह शेरशाह को हुमायूं के साथ संघर्ष करना पड़ा था। शेरशाह की निरंतर उपलब्धियों की जानकारी हुमायूं को मिली तो वह शेरशाह की शक्ति का दमन करने के लिए अग्रसर हुआ। हुमायूं ने चुनार के किले को घेर लिया
यह घेराव 4 माह तक चलता रहा। इसी समय हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण की सूचना मिली। शेरशाह ने स्थिति देखते हुए हुमायूं से संधि कर ली, वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार उसने हुमायूं से उस समय बड़ी चतुराई लेकिन कुटिल स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करके पीछा छुड़ाया। यानी उस समय शेरशाह इतना सक्षम नहीं था, बस उसने अधीनता स्वीकार कर ली और उस समय के लिए से हुमायूं से संधि कर ली। हुमायूं इस अपेक्षा में कि कहीं बिहार में शांति स्थापित हो गई वापस लौट गया, उसे यह ज्ञात नहीं है कि शेरशाह की एक चाल थी। अतः शेरशाह ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली और हुमायूं के साथ संधि की। इस प्रकार कानूनगो का कथन है, लेकिन अभी सांप घायल हुआ था, मरा नहीं था, और अनुमान होता है कि भविष्य में विपत्ति आने वाली है। हुमायूं जब काल्पनिक सुख की निद्रा में था तभी उसने बल प्राप्त किया और हुमायूं व शेरशाह के बीच आजन्म शत्रुता का बीज जम गया। क्लियर? और उन दोनों के मध्य 2 युद्ध हुए, चौसा और बिलग्राम का। तो इस प्रकार हुमायूं को उसने भारत से बाहर खदेड़ दिया और भारत के तख्त पर बैठ गया। नेक्स्ट, बंगाल का अभियान। 1534 ईस्वी में बंगाल का अभियान। बंगाल का अभियान शेरशाह पर बंगाल के शासक नसरत शाह ने आगे बढ़कर आक्रमण किया था। उस समय वह वापस बंगाल लौट गया था और जलाल खान भी बंगाल चला गया था। अब शेरशाह ने अपनी स्थिति को मजबूत करके वापस बंगाल पर आक्रमण किया। तत्पश्चात शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल में उस समय महमूद शाह का शासन था, यानी नसरत शाह हट गया और महमूद शाह शासक बन गया। शेरशाह व महमूद के बीच सूरजगढ़ नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह विजय हुआ। इस युद्ध से शेरशाह को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। क्लियर? इस प्रकार शेरशाह ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और उसे धन संपदा मिली। क्लियर? शेरशाह का राज्याभिषेक। शेरशाह ने ये प्रमुख युद्ध लड़े थे और उनके आगे भी लड़ेंगे। राज्याभिषेक। चौसा और बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह भारत का शासक बना और 68 वर्ष की आयु में 1540 में उसका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक 1540 में किया गया। 1539 में यह युद्ध हुए, बिलग्राम का 1540 में हुआ। इसके बाद वह दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक हुआ। यहाँ तक तो वह, उससे पहले तो वह बिहार का ही शासक था। अब भारत का शासक बनने के बाद उसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, इनका अध्ययन करेंगे। यानी इससे पहले तो वो बिहार का शासक था और उसने निम्न युद्ध लड़े और हुमायूं को परास्त करके दिल्ली का बादशाह बन गया। अब बादशाह बनने के बाद उसने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किए, कौन कौन से युद्ध लड़े, जो निम्न है। यानी बादशाह शेरशाह और उसकी विजय। बादशाह शेरशाह व उसकी विजय। यानी शासक बनने के बाद, भारत का शासक बनने के बाद उसने कौन कौन सी विजय की, जो निम्न है। 1540 में दिल्ली का राज सिंहासन पर बैठे शेरशाह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं था। अतः शासक बनने के बाद वह निरंतर युद्धों में रत रहा और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अतः उसने अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा निम्न राज्यों पर आक्रमण किए। पहला, उसने हुमायूं का पीछा किया। यानी शासक बनने के बाद भी उसने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा। शेरशाह अत्यंत योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति था। जब हुमायूं बिलग्राम के युद्ध में परास्त होने के पश्चात भागने पर विवश हुआ तो शेरशाह ने हुमायूं के सामान समय बर्बाद नहीं किया। यानी जैसे हुमायूं समय बर्बाद करता था, शेरशाह ने वैसा समय बर्बाद नहीं किया।
हुमायूं का पीछा किया और अपने पुत्र खवास खां को भेजा। खवास खां ने हुमायूं को भारत की सीमा तक पीछा किया। जब हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया तब खवास खां वापस लौट गया। इसी बीच शेरशाह का राज्याभिषेक करने के पश्चात अपने पुत्र की सहायता के लिए वह पंजाब पहुंचा। वह खुशाब में दोनों की भेंट हुई। शेरशाह को ज्ञात हुआ कि हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। यह हुआ हुमायूं का पीछा किया शासक बनने के बाद। दूसरा, गक्खड़ की विजय। गक्खड़ की विजय। शेरशाह शासक बनने के बाद गक्खड़ की विजय की थी। शासक बनने के पश्चात शेरशाह ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर ध्यान दिया, जहां झेलम व सिंधु नदी के मध्य गक्खड़ों का निवास था। झेलम और सिंधु नदी के मध्य, ये आप देखेंगे पंजाब के आसपास के, वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। गक्खड़ अत्यंत लड़ाकू जाति थी तथा मुगलों के प्रति सहानुभूति रखती थी, अतः उनका उन्मूलन करना शेरशाह के लिए आवश्यक था। शेरशाह ने गक्खड़ों से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने जवाब दिया, हम तो शेर व सिपाही हैं, हमसे शेर व तीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल सकता। यानी शेरशाह ने उनको अपने अधीन आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने क्या मैसेज दिया, हम तो शेर हैं व सिपाही हैं, हमसे शेर व तीरों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। यानी हम लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और शेर किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार गक्खड़ों के इस व्यवहार से क्रोधित होकर शेरशाह ने गक्खड़ों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तत्पश्चात इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शेरशाह ने रोहतास नामक दुर्ग का निर्माण करवाया, जहां हेरात खां की अध्यक्षता में 5000 सैनिकों को नियुक्त किया। यानी हेरात खां को वहां का सूबेदार बनाया और रोहतासगढ़ नामक एक दुर्ग बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, रोहतासगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया गक्खड़ों की विजय के पश्चात। क्लियर? अगला है बंगाल में विद्रोह। जिस समय शेरशाह गक्खड़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यस्त था, उसी समय बंगाल के सूबेदार खिज्र खान ने विद्रोह कर स्वतंत्र राज्य सत्ता स्थापित कर ली। यानी शेरशाह के अधीन ही था, किंतु वहां के सूबेदार खिज्र खान ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। शेरशाह तुरंत बंगाल पहुंचा। वह 1541 में उसने खिज्र खान को बंदी बना लिया और उसने अत्यंत सूझबूझ का परिचय देते हुए सूबेदार के पद को समाप्त कर दिया, ताकि पुनः विद्रोह होने की संभावना न रहे। यानी अब सूबेदार का पद ही उसने बंगाल में समाप्त कर दिया, ताकि दोबारा कोई विद्रोह न हो। यही नहीं, उसने संपूर्ण बंगाल को अनेक भागों में विभक्त कर दिया। माना जाता है 14 भागों में विभक्त कर दिया, और अनेक जिलों, जिसे उस समय सरकार कहते हैं, सरकार का मतलब होता है जिला, याद रखना बच्चों, सरकार बराबर जिला। यहाँ शेरशाह की सरकार नहीं है, यहाँ सरकार का मतलब जिला है। जिलों में विभक्त कर दिया और प्रत्येक सरकार में पृथक पृथक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जो सीधे शेरशाह के प्रति उत्तरदायी थे। शेरशाह का यह कार्य प्रशंसनीय था। उसने सूबेदारों के बार बार होने वाले विद्रोह को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। यानी बंगाल के 14-15 टुकड़े कर दिए और प्रत्येक पर अधिकारी नियुक्त कर दिया, और प्रत्येक शेरशाह के प्रति उत्तरदायी था। यानी अब एक पूरे बंगाल का कोई सूबेदार नहीं है, अलग अलग परगनों सरकारों में विभक्त कर दिया। अगला है मालवा पर विजय। मालवा पर विजय एमपी के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मालवा है। शेरशाह के समय में मालवा एक प्रमुख राज्य था, जहां शासक कादिर शाह था। कौन था शासक? कादिर शाह। कादिर शाह था। हुमायूं ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी तथा मालवा उसके अधीन था, किंतु हुमायूं के भारत से पलायन करने के पश्चात मालवा के शासक कादिर शाह ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
ठीक। अतः मालवा पर अधिकार करना शेरशाह के लिए आवश्यक था। मालवा का अत्यधिक सामरिक महत्व था। साथ ही शेरशाह द्वारा मालवा आक्रमण के निम्न कारण हैं। पहला, कादिर शाह की स्वतंत्र सत्ता स्थापना करना। दूसरा, हुमायूं के अधीन मालवा था और हुमायूं उसकी सहायता प्राप्त कर सकता था। राजपूताना का शासक मालदेव भी मालवा पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील था। कादिर शाह द्वारा शेर खां के पुत्र कुतुब खां की कालपी के युद्ध में सहायता न करने के कारण कुतुब खां की मृत्यु हो गई थी। यानी शेर खां का जो पुत्र था कालपी में युद्ध कर रहा था, इसकी मदद कादिर शाह ने नहीं की थी, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः वह प्रतिशोध भी लेना चाहता था। अतः उपयुक्त कारणों से प्रेरित होकर 1541 में यह आक्रमण किया गया। उसने ग्वालियर के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। शेर खां मालवा पहुंचने पर कादिर शाह ने समर्पण कर दिया। यानी शेरशाह जैसे ही मालवा पहुंचा तो कादिर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। शेर खां ने मालवा पर अधिकार करके शुजात खां की मालवा में सूबेदारी नियुक्त कर दी। यानी कुतुब शाह को हटा दिया, कादिर शाह को हटा दिया और शुजात खां को वहां का सूबेदार बना दिया। इस प्रकार मालवा पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। अगला है रायसीन विजय। रायसीन की विजय। रायसीन के राजा पूरणमल थे। पूरणमल शेरशाह रायसीन दुर्ग को 1543 में 1543 में घेर लिया। रायसीन का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। 6 माह के घेरे के पश्चात भी शेरशाह रायसीन पर विजय प्राप्त न कर सका। अतः शेरशाह ने पूरणमल से समझौता कर लिया, किंतु विश्वासघात करते हुए शेरशाह ने पूरणमल व बड़ी संख्या में राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। यानी जो पूरणमल थे उससे संधि कर ली शेरशाह ने, और जैसे मिलने के लिए बाहर आए तो अफगानों ने उस पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह और उसके सैनिकों को उस पर आक्रमण कर दिया। पूरणमल और अनेक राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। शेरशाह का यह कार्य उसकी चरित्र पर एक धब्बा है। यानी इस प्रकार किसी को विश्वास में लेकर उसके साथ विश्वासघात कर दिया इसने शेरशाह ने, तो वह उसके चरित्र पर एक धब्बा है। रायसीन पर आक्रमण किए जाने के उद्देश्य को लेकर इतिहासकार भी अलग अलग मतभेद रखते हैं। कुछ पूरणमल का मुसलमानों के प्रति दुर्व्यवहार को देखकर इस प्रकार का आक्रमण किया गया था। कुछ इस मत से कहते हैं यह चढ़ाई किसी धार्मिक उद्देश्य नहीं की गई थी, शेरशाह को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक कारण ही काफ़ी था। उसको डर था कि अगर एक भी किला जीतने में वह रह गया तो साम्राज्य उलट देगा, जैसा कि हुमायूं के साथ हुआ था। क्लियर। और इस प्रकार उसने रायसीन के पूरणमल को परास्त कर दिया धोखे से और उस पर अधिकार कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट है रणथंबोर विजय। बोर विजय। क्लियर। रणथंबोर विजय। विजय। शेरशाह ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और उस समय उस्मान खां का अधिकार था। शेरशाह के मालवा अभियान के लौटते समय रणथंबोर पर आक्रमण किया। उस्मान खां ने शेरशाह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। शेर खां ने रणथंबोर पर अधिकार करके वहां आदिल शाह को सूबेदार नियुक्त किया। यानी रणथंबोर पर उस्मान खां का अधिकार था, किंतु उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने शेर खां ने अपने विश्वास पात्र को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अगला है सिंध में मुल्तान विजय। सिंध व मुल्तान विजय। सिंध व मुल्तान पर शेरशाह के सेनापति हेवात खां ने 1543 पर अधिकार कर लिया। इस विजय के विशेष स्मारक सामरिक महत्व था, क्योंकि इससे कांधार से सिंध आने का रास्ता बंद हो गया। यानी कांधार से अगर कोई सिंध आना चाहता है, किंतु वह
बंद हो गया, क्योंकि उसने सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार यह शेरशाह की एक अन्य और विजय थी, जो उसके सेनापति हेवत खान ने की थी। नेक्स्ट अगला है मारवाड़ विजय। मारवाड़ का शासक मालदेव, 1544। गिरी सुमेर का युद्ध। क्लियर। मारवाड़ का शासक मालदेव था, जो अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने उस पर आक्रमण किया। दोनों की सेना एक माह तक आमने सामने डटी रही, किंतु किसी ने आक्रमण का साहस नहीं किया। तब शेरशाह छल का सहारा लेते हुए कुछ जाली पत्र तैयार करवाए, जिससे ऐसा आभास होता है कि मालदेव के जो दो सरदार थे, जेता और कोपा, वह शेरशाह से मिल गए थे। मालदेव को उसके जो शेरशाह का षड्यंत्र है उसका पता नहीं चला शुरू में, और वह आधी रात को सेना लेकर लौट गया। यानी एक तरफ मारवाड़ के शासक मालदेव थे, तो दूसरी तरफ शेरशाह थे। शेरशाह दिल्ली का बादशाह, मारवाड़ आया राजस्थान के पास में गिरी सुमेर, ये जीतारण पाली जिले के भीतर पास में है, वहां पर आया। और वहां आकर मालदेव की सेना भी वहां आ गई। 1 महीने तक दोनों की सेना आमने सामने रही, पर दोनों की हिम्मत ना हुई कि आक्रमण कौन करे। इसीलिए शेरशाह ने कूटनीति का काम किया। उसने 2 लेटर बनवाए, और मारवाड़ के जो मालदेव शासक है उसके 2 सरदार थे, सेनापति थे जेता और कोपा। जेता कोपा, क्लियर। उनको 20-20 हजार रुपए बंडल के साथ लेटर लिखे, और वह जो लेटर है मालदेव के शिविर के पास डलवा दिए, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये दोनों सेनापति शेरशाह से मिल गए और मुझे पकड़कर शेरशाह के पास ले जाएंगे। अतः शेरशाह सेना लेकर मारवाड़ भाग गया। मालदेव सेना लेकर मारवाड़ चला गया। सुबह उठकर उसने ये पढ़े और उसको लगा कि ऐसी घटना होगी, तो वह चला गया। किंतु जेता और कोपा और कुछ सैकड़ों सैनिक वहां रुक गए। क्लियर। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, तो शेरशाह सूरी चलते युद्ध हो रहा है, उसी बीच जमीन पर बैठकर अपने ईश्वर को याद करने लगा, अल्लाह को याद करने लगा, और कहा कि हे ईश्वर, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। जैसे पर देखिए आवाज उठा, मालदेव के सरदार उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। इन पत्रों का उसने राजपूत खेमों में बिखेरा। मालदेव ने उन पत्रों को पढ़कर दुखी हुआ। वह युद्ध करने का निर्णय किया, किंतु उसके सरदारों ने उसे विश्वास दिलाया कि यह पत्र जाली हैं, किंतु शेरशाह के विरुद्ध शेरशाह की यह चाल है। किंतु मालदेव चला गया। अतः कुछ सेना के साथ शेरशाह की सेना पर राजपूत टूट पड़े। असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए शेरशाह के छक्के छुड़ा दिए। अतः अंत में जीत शेरशाह की हुई। शेरशाह ने नागौर, अजमेर, जोधपुर व मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ पाली तक उसने अधिकार कर लिया, यानी एक वजह से उसके निम्न क्षेत्र उसके अधिकार में आ गए, नागौर, अजमेर, जोधपुर, मारवाड़ आदि। क्लियर। अगला है चित्तौड़ विजय। (1544) में शेरशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की आंतरिक स्थिति उस समय शोचनीय थी, अतः चित्तौड़ पर आसानी से शेरशाह का अधिकार हो गया। चित्तौड़ के पश्चात शेरशाह जयपुर पर भी विजय प्राप्त की, और इस प्रकार संपूर्ण राजपूताना पर उसका अधिकार हो गया। यानी मारवाड़, चित्तौड़, जयपुर तक उसका अधिकार हो गया। लास्ट उसकी जो विजय है कालिंजर की विजय। अंत में शेरशाह ने नवंबर 1545 में कालिंजर के किले का घेरा डाला। कालिंजर का किला अत्यंत सुरक्षित था। वहां का शासक कीरत सिंह था। कीरत सिंह था।
कीरत सिंह पर आक्रमण करने का कारण यह था कि उसने रीवा के शासक वीरभान बघेला को शरण दे रखी थी। शेरशाह ने कीरत सिंह से बघेला को सौंपे जाने की मांग की, जिसे कीरत सिंह ने अस्वीकार कर दिया। शेरशाह ने कालिंजर को घेर लिया। कालिंजर का घेरा कई महीनों तक रहा, किंतु शेरशाह उस पर अधिकार न कर सका। अंततः शेरशाह ने किले पर बारूदी गोले का प्रहार करने का निर्णय लिया। 22 मई 1545 ईस्वी को जब बारूदी गोले का निरीक्षण शेरशाह कर रहा था, तभी एक गोला शेरशाह के समीप आकर गिर गया। यानी एक जो बारूद का गोला था वह किले की दीवार पर फेंका गया। किले की दीवार से टकराकर वह शेरशाह के समीप आकर गिर गया, जिसके फटने पर गंभीर रूप से शेरशाह घायल हो गया। किंतु अंत में कालिंजर के दुर्ग पर शेरशाह की सेना का अधिकार हो गया। इस प्रकार शेरशाह का यह अंतिम विजय थी। विजय का समाचार सुनने के पश्चात 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई। यानी वह मरते मरते भी कालिंजर की को विजित करके मरा। अंत उसका वहीं हो गया। इस प्रकार शेरशाह शासक बनने के बाद निम्न विजय उसने की थी, जो मैंने आपको इस क्लास में पूरी बता दी। नेक्स्ट बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे।